निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल, अर्थशास्त्र यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले सत्र में एक संगठनात्मक, एक ऑर्गेनाइजेशनल आवश्यकता की चर्चा हमने करी थी कि इन दो भावनाओं को एक दूसरे के साथ में मिश्रण करके कैसे संतुलित रूप में हमारी जो आर्थिक गतिविधि, आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार संगठित प्रयास किए जाएं, संगठनों का निर्माण किया जाए, इसकी आवश्यकता के बारे में चर्चा की थी। और अंत में मेल्टिंग पॉट, इस अवधारणा को आपके सामने रखा था कि हमारी जो भी परिवर्तन की प्रक्रिया है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, जो भी हमारी संस्कृति के पुराने विचार हों और एक आधुनिक विचार अगर कहीं से जन्म ले रहा है तो इसी मेल्टिंग पॉट में जाकर पुरानी राजनीतिक विचार जो है वो कहीं खत्म होते हैं और एक नए राजनीतिक विचार जो है ना जन्म लेते हैं। इसी मेल्टिंग पॉट में हमारी जो सामाजिक मान्यताएं हैं, जो मूल्य हैं, अगर हम आज ये देखते हैं कि कल तक सामाजिक मूल्य अलग थे, मानवीय मूल्य अलग थे, आज नए मूल्य जो है ना बन गए हैं। तो हमारी परंपराएं हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, जो भी समुदाय को प्रभावित करने वाली मान्यताएं हैं, पुरानी मान्यताएं इस मेल्टिंग पॉट में जाके परिवर्तित होती हैं और उनका नया स्वरूप इस मेल्टिंग पॉट से बाहर निकलता है। इसी मेल्टिंग पॉट में और अधिक व्यापक रूप से अगर हम देखें कि पुरानी संस्कृति, कल्चर अगर बदल रही है, अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो एक नई संस्कृति जन्म ले रही है, तो वो इसी मेल्टिंग पॉट में इन सब दूसरी हमारी गतिविधियां हैं। क्योंकि कल्चर बहुत व्यापक शब्द है, संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है, इसमें हमारे सामुदायिक जीवन के यानी मानवीय सभ्यता के विकास को जो है ना एक साथ जो है ना मिश्रण करके एक नई संस्कृति बनती है। जैसे हम कभी कहते हैं वर्क कल्चर है हमारी, जो हमारी जीवन जीने की पद्धति है, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं अगर बदल गई हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य, ये सब जो है ना इसी मेल्टिंग पॉट में पुरानी मान्यताएं बदलती हैं जब और नई मान्यताएं बनती हैं तो इसी मेल्टिंग पॉट में निकल जाती हैं। ये जरूरी है कि हम मेल्टिंग पॉट में डाल क्या रहे हैं, क्योंकि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप गलत चीज, गलत मान्यताएं इसमें डाल रहे हैं तो गलत मान्यताएं ही जन्म लेंगी। और अगर अच्छी स्वस्थ परंपराओं को आप जन्म देना चाहते हैं तो आपको मेल्टिंग पॉट में
जो बदलाव की प्रक्रिया है, अच्छे विचारों की को अगर विस्थापित करना चाहते हैं तो दूसरे अच्छे विचार जन्म लेंगे। ये गार्बेज इन और गार्बेज आउट का, अगर आप कचरा डालेंगे तो कचरा बाहर आएगा, और अगर अच्छे विचार डालेंगे तो अच्छे विचार बाहर आएंगे। ये मेल्टिंग पॉट का महत्व है। अब इसका एक जो दूसरा पहलू है कि मानव स्वभाव की जो बेसिक इंस्टिंक्ट, जैसे मैंने कहा था, जो प्रवृत्ति है, वो तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा की है। प्रतिस्पर्धा को तो हमने एक मूर्त रूप दे दिया, उसे एक बॉडी शेप दे दिया, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक संगठनात्मक उसको स्वरूप हमने दे दिया। मगर कोऑपरेटिव जो प्रवृत्ति है, इसको आज हम अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और वैश्विक परिदृश्य में किसी संगठन के जरिए इसका प्रगटीकरण क्यों नहीं हुआ, जबकि ये दो भावनाएं हमारे मानव स्वभाव की मूलभूत भावनाएं हैं और इनका रोल मॉडल जिसे कहते हैं कि इनका आर्थिक गतिविधियों में इनका रोल मॉडल बहुत अधिक एक दूसरे के विपरीत होता है। विपरीत कहने का मतलब ये है कि ये भावनाएं जो हैं वो एक साथ काम नहीं कर सकती। अगर आप इसकी तुलना करें कि कंज्यूमर वेलफेयर और प्रोडक्शन की जो हमारी गतिविधि है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हुए भी इन्हें अलग अलग दिशा में काम करना पड़ता है, क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्टिंक्ट जिसे कंज्यूमर ही केवल इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और कंज्यूमर ही प्रोडक्शन की अंतिम लक्ष्य है। अर्थात कंजम्पशन और प्रोडक्शन ये आर्थिक गतिविधि है और हमने प्रोडक्शन की जो जहाँ पे हमारी प्रतिस्पर्धा करने की भावना है, उसके लिए तो ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिए, मगर कंजम्पशन जो प्रोडक्शन का उद्देश्य है, कंजम्पशन, और कंजम्पशन कंज्यूमर करता है, तो कंज्यूमर का कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमने नहीं बनाया। आज तक इसका कोई रूपरेखा, इसके बारे में भी कभी कभी ऐसी चर्चा, ऐसी विषय वस्तु आप समाचार तंत्र को आप तक पहुंचता है। आप इसकी स्क्रीनिंग कर लीजिए कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए कोई सेमिनार हो रहा है क्या, कोई ऐसी एक्टिविटी व्यक्तिगत स्तर पर, एक लोकल, एक सोसाइटी में, एक शहर में, किसी राजनीतिक दल के द्वारा, किसी सामाजिक दल के द्वारा, किसी धार्मिक दल के द्वारा, समूह के द्वारा, क्या कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में कहीं कोई चर्चा हो रही है कि भाई हमारे जो मूल्य अगर बदल रहे हैं तो जिस राक्षसी प्रवृत्ति का, जिसे हम आधुनिक सभ्यता कह रहे हैं, ये सभ्यता का उदय जो हो रहा है, इसे दो मानव स्वभाव की दो मूल भावनाओं का
संतुलन इसमें स्थापित किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? कंज्यूमर के कंसर्न, उसकी चिंता, उसके हितों की चिंता करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन आज है क्या? और वो क्यों नहीं है? इसके पीछे भी कुछ एक कारण है जिनका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि प्रोडक्शन एक कलेक्टिव एक्टिविटी है। कुछ लोग मिलकर सहयोग की भावना के साथ में 5M, जैसे मैंने आपके सामने पहले भी चर्चा करी कि मैन, मशीन, मार्केट, मैनेजमेंट, ये सब तत्व मिला के हम प्रोडक्शन की एक्टिविटी को लोकलाइज तरीके कर सकते हैं, और जिस तरह का प्रोडक्शन करना है उस तरह की एक्टिविटी को हम जो है आपसी सहयोग, इन 5 तत्वों के आपसी सहयोग से हम एक प्रोडक्शन की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं। हर व्यक्ति क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है अपने जीवन यापन के लिए, तो वो इसमें अपना योगदान देता है, उसको इस योगदान के बदले में रिवॉर्ड मिलता है, और प्रोडक्शन की एक्टिविटी तेजी के साथ में कैसे बढ़े इसकी चिंता हमें ज़्यादा रहती है। हमारे आर्थिक विकास के परिदृश्य में ये असंतुलन आज बना हुआ है कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी को तो हमने एक मूर्त रूप दे दिया, उसे एक संगठनात्मक रूप दे दिया, मगर कंज्यूमर की जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट है, कम ज़्यादा हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पर, जो पहले भी आपसे चर्चा करी कि एज ए कंज्यूमर हमारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं, और सहयोग की भावना वहीं पे सबसे अधिक संभव है जहाँ समान हितों हैं, हित हो समान रूप से। अगर हमारे हित हैं तो सहयोग की भावना बहुत आसानी के साथ में संगठित की जा सकती है, मगर इस संगठन, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को हमने बनाए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कोऑपरेटिव सेक्टर की परिकल्पना को सामने नहीं रखा। बहुत पहले जो है ना 1844 में ब्रिटेन में ही, जहाँ पे औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, वहाँ से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक रॉकडेल करके जगह है लंकाशायर, लिवरपूल के पास में, वहाँ पे जो है ना सबसे पहला एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू हुआ। और मज़े की बात यह है कि वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स का था, क्योंकि कंज्यूमर्स का शोषण उस समय ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा हो रहा था। उन्हें उचित गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध नहीं होती थी और महंगाई बहुत ज़्यादा थी, तो कंज्यूमर बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में रॉकडेल में कंज्यूमर सोसाइटी बनाई। मगर जहाँ से ये प्रारंभ हुआ कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन आज कहीं नहीं है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हमने तरह तरह के बना लिए, मगर कंज्यूमर्स का ऑर्गेनाइजेशन कोई नहीं बना, उसकी कोई रूपरेखा की चर्चा भी कहीं नहीं की गई। यानी हमारे जो आर्थिक विकास का जो एक सिनेरियो है, एक जो परिदृश्य है, उसमें कोऑपरेटिव की भावना का मूर्त रूप देने का कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करता। चाहे वो हमारा नीति आयोग हो, चाहे हमारी जो शासन व्यवस्था हो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे यहाँ एक्ट बना 1902 में,
और इस चीज़ के महत्व को स्वीकार किया गया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन भी एक कोऑपरेटिव सेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो निर्धन किसान हैं उन्हें सहारा, हर तरह का सहारा देने की ज़रूरत है। तो हमने जो है ना किसानों के लिए और भी दूसरे अलग अलग एक्टिविटी के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी जो परिकल्पना की गई, यहीं से विरोधाभास चालू हुआ, क्योंकि हमने कोऑपरेटिव की भावना को अलग अलग, जिसे कहते हैं ना कि स्लॉट्स में वर्गीकृत कर दिया। अर्थात किसानों के लिए अलग कोऑपरेटिव, और किसानों को अगर एक संगठित रूप से अगर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा दिया जाता तो कुछ बात भी बनती। मगर किसानों को भी हमने उनकी आर्थिक किस तरह की वो कृषि कर रहे हैं, अर्थात अगर वो पशुपालन कर रहे हैं, डेयरी का काम कर रहे हैं, तो उनको उस रूप में जो है ना संगठित करने का प्रयास किया। ऑपरेशन फ्लड के थ्रू डॉक्टर कुरियन ने, जो किसान की एक एक्टिविटी है, वो 1000 तरह की एक्टिविटी करते हैं। और कोऑपरेटिव एक्ट जो बने उसमें इसके जो मैनेजमेंट है, क्योंकि मैंने खुद जो है ना कोऑपरेटिव सेक्टर में काम किया है और मैं जानता हूँ कि किस तरह से जो है ना कोऑपरेटिव एक्ट में जो प्रबंधकीय जिम्मेदारी है वो कैसे सौंपी जाती है, कि हमने भी तिलहन संघ उत्पादक संघ, मतलब जो तेल के फसल है उसमें भी केवल सोयाबीन, तिलहन संघ का गठन किया जिसमें मैंने काम किया। लगभग 15 वर्ष मैंने इस संघ में काम किया, और वहीं से मेरे विचारों की प्रक्रिया चालू हुई। और डायनेमिक कोऑपरेशन मैंने, ये जो किताब है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉस्मिक कॉन्सेप्ट, ये सब इसी ऑर्गेनाइजेशन की पृष्ठभूमि में हुआ कि अगर जो है ना आप किसान के सिर्फ एक वर्ग और एक फसल के लिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं एक एक्ट के जरिए, तो पहली बात तो ये है कि ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आज की तारीख में तिलहन संघ का अस्तित्व खत्म हो चुका है, उसका लिक्विडेशन हो चुका है। एक समय में इसको बहुत जो जोर देके और इसके कारोबार को बहुत बढ़ाया गया, इसको काफ़ी महत्व था इसका कोऑपरेटिव सेक्टर में। और मुझे मालूम है कि हमारे जो चेयरमैन होते थे वो आईएएस ऑफिसर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर थे। ये हमारे बायलॉज में ये लिखा गया था कि चेयरमैन केवल एक आईएएस ऑफिसर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर होगा वो होगा। इसी तरह से प्रबंध संचालक, इसकी नियुक्ति मध्य प्रदेश शासन करेगा, वो भी एक आईएएस ऑफिसर होगा। अब आप बोर्ड में क्या होता होगा इसकी कल्पना कर सकते हैं। 2 आईएएस ऑफिसर अगर प्रबंध की पूरी व्यवस्था को संचालित करेंगे और वो शासन के सेवक होंगे, तो उनकी लॉयल्टी गवर्नमेंट की तरफ रहेगी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ रहेगी। वो शासन की नीतियों का पालन करेंगे या
जो बिजनेस इथोस होते हैं, एक बिजनेस कल्चर का निर्माण यहां पर करेंगे, तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सीधी प्रतियोगिता कंपैरेटिवली जो प्राइवेट सेक्टर है उसके साथ में होगी, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को ये सब काम करने के लिए मना तो नहीं कर सकते। और हुआ भी लगभग कुछ विलंब बाद यही हुआ कि प्राइवेट सेक्टर ने कंपटीशन देना चालू कर दिया। और हमारे तिलहन संघ की नीतियां क्योंकि शासन के स्तर पर हो रही थी, तो राजनीति का प्रयोग तो जो है राजनीतिक हस्तक्षेप, और राजनीतिक हस्तक्षेप के साथ में क्या होता है ये आप जानते हैं। बिना भ्रष्टाचार के राजनीति पलती फूलती ही नहीं है। राजनीतिक आचरण क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, ये भारत के किस नागरिक को पता नहीं, बहुत कम है। आज कुछ बदलाव हो रहा है, मगर उस समय जिस समय मैं नौकरी करता था, ये उस समय की सच्चाइयाँ हैं, उस समय के ट्रुथ हैं। ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक व्यापक स्तर पर भी देखें कि किसानों को हमने या तो शुगर लॉबी बना दी कि किसानों की एक एक्टिविटी शुगर केन का उत्पादन हो सकता है, मगर कृषक जो है उसे बहुत सारी अलग इनपुट्स भी चाहिए। एक आउटपुट के लिए तो हमने जो है ना, एक फसल के एक भाग के लिए तो हमने उसको कर दिया कि अगर आप किसान की एक्टिविटी करें तो वो पशुपालन भी करता है। पशुओं में जो है ना वो तरह तरह के जो है ना पशुओं को, यानी बकरी का भी पशुपालन कर सकता है, वो फिशरीज भी कर सकता है, वो पोल्ट्री को भी अपने एक्टिविटी में शामिल कर सकता है, फ्लोरिकल्चर भी कर सकता है, फलों के बागान भी लगा सकता है। तो इतनी विभिन्न जब एक किसान वर्ग कर रहा है, तो हमें जरूरत यह है कि किसानों को पूर्ण रूप से कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसे जोड़ा जाए, उसके हितों को संबोधित किया जाए, उसकी हर आवश्यकता को पूरा किया जाए एज ए कंज्यूमर, क्योंकि किसान कंज्यूमर भी तो है ना। वो अपनी फसल को उगा के उसे बेच के करता क्या है? जो एक शहर में रहने वाला इंसान है, एक परिवार है, और गांव के इंसान और उसके परिवार की आवश्यकताएं क्या अलग अलग हैं? उसकी भी वही जरूरतें हैं जो शहर में रहने वाले एक वेतनभोगी आदमी की, एक सैलरीड आदमी की हैं। तो किसानों को क्या एज ए कंज्यूमर और एज ए प्रोड्यूसर समग्र रूप से हमें उसकी जो भावनाएं हैं एक समूह के साथ में जोड़े रहने की, यानी कोऑपरेटिव इंस्टिंक्ट को हमें यहाँ पे काम करने का कोई अवसर नहीं देना चाहिए। ये एक हमारे आर्थिक विकास का चिंतनीय पहलू है कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, कोऑपरेटिव की भावना को हमने मूर्त रूप नहीं दिया। समग्र रूप से हमने इन टोटलिटी जो है ना, ये दो भावनाएं कैसे एक दूसरे को संतुलित करेगी, इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं किया, इसके कोई संगठन की हमने परिकल्पना नहीं करी। इसी का कारण है कि आज हमारी आर्थिक व्यवस्था जो प्रगति है वो एक पक्षीय होकर रह गई है।
यानी जो मॉडरेटिंग, एक डिसिप्लिनिंग जो भावना कंज्यूमर्स की है, वो कहीं नज़र नहीं आने के कारण जो कॉम्पिटिटिव की हमारी भावना है, कंपटीशन की जो भावना है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट है हमारी, वो एक तरफ से ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ती आ रही है, और दूसरी आवाज़ जो है उसे मैंने कहा है कि ये डेट फेंट है तो सही, कभी कभी इसके जागृत होने के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं, मगर ऑर्गेनाइज वे में आगे नहीं आने के कारण इसकी आवाज लगभग शून्य में समा जाती है। तो इस आर्थिक परिदृश्य के विश्लेषण के बाद में इसमें एक पहलू मैं उस पर चर्चा करना थोड़ा वो उपेक्षित हो गया कि एज ए कंज्यूमर कंजम्पशन एक व्यक्तिगत प्रयास है, एक्टिविटी है। ये कंजम्पशन की एक्टिविटी एक आदमी करता है और प्रोडक्शन की एक्टिविटी आदमी दूसरी भावना के साथ में, एक कलेक्टिव फोर्स के साथ में करता है। और एक ये मानवीय स्वभाव है कि वो जो कमाता है उस पर अपना अधिकार समझता है, और उसमें जिस समय वो उपभोग करता है वो किसी हस्तक्षेप को या वो किसी रूल में बंधकर अपना खर्च नहीं करता। रूल का मतलब मेरा ये है कि वो किसी अवेयरनेस के साथ में कंजम्पशन नहीं करता। वो बस अपना बाजार में जाता है, दुकान में, कहा साहब मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे दे दीजिए, और ये रहे पैसे, आप उसको पैसे को रखिए। बाजार तक जाना और अपना सामान खरीदना, क्योंकि जो चॉइसेस हैं कंज्यूमर्स की वो बहुत अलग अलग हैं। किसी को सूती कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा कपड़ा अच्छा लगता है, किसी को किसी तरह की शर्ट चाहिए, किसी को किसी तरह की शर्ट चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि कंज्यूमर की डिमांड जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर वो उसको उसका आनंद लेना चाहता है। मगर अगर हम इस चीज़ को भी अगर देखें कि कुछ एक चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे वो अपने डिस्क्रिशन को जिसे कहते हैं यूज़ करता है, मगर क्वालिटी में फ़र्क हो सकता है। अगर कोई आदमी चावल खा रहा है तो कोई बासमती खाएगा, कोई दुबराज खाएगा, कोई दूसरी क्वालिटी का खाएगा, वो अंडे ज़्यादा खाएगा या मछली खाएगा। अगर वो तेल का कर रहा है तो कोई ऑलिव ऑयल करेगा, कोई सनब्राउन ऑयल्स को करेगा, कोई सनफ्लावर ऑयल को प्रेफर करेगा। ये एक व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, गृहिणी की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग हो सकती है। केरल के लोग जो है ना नारियल के तेल को जो है ना पसंद करते हैं। आप बंगाल में जाएंगे तो क्योंकि उन्हें मछली ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पे सरसों का तेल और स्पेशली कच्ची घानी के तेल को जो है ना वो प्रेफर करेंगे। जो गुजरात अगर आप जाएंगे तो वहाँ मूंगफली का तेल जो है, ग्राउंडनट ऑयल को जो है ना ज़्यादा वो करेंगे। तो जहाँ पे जैसी फसल होगी वहाँ पे उसकी
मांग जो है ना उसके हिसाब से होगी। मगर सब कंज्यूमर को अगर हम इकट्ठा करें कि कुकिंग मीडिया की अगर हम बात करें तो पाएंगे कि भाई ठीक है, अलग अलग तरह के टेस्ट हो सकते हैं, मगर कुकिंग मीडियम तो एक ही है ना। आपको तेल की तो जरूरत है ही सही ना। कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग टेस्ट होने के कारण, अलग अलग इनकम होने के कारण क्वालिटी कम ज़्यादा हो सकती है, मगर कंजम्पशन की एक्टिविटी तो सामुदायिक है। हमारे हित एक दूसरे के साथ में उसी तरह से जुड़े हुए हैं जिसे अमीर के साथ में जुड़े हुए हैं या और मिडिल वर्ग के साथ में हमारे हित जुड़े हुए हैं। इन सबके हित अलग अलग थोड़ी है। हर वर्ग के कंज्यूमर के हित एक जैसे हैं, और अगर कहाँ जिस जगह हित एक जैसे हैं वहाँ सहयोग की भावना को उदित होना ही चाहिए, मगर इस भावना को हम मूर्त रूप देने में अक्षम रहे, हम इनकॉम्पिटेंट रहे, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में इसके महत्व को, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इसके महत्व को स्थान नहीं दिया गया। इसका कोई ब्लूप्रिंट एज ए टोटलिटी हमने कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं करी कि कैसे कंज्यूमर्स को एकत्र करके और प्रोडक्शन की जो मानव स्वभाव की दूसरी भावना कंपटीशन है उसके साथ में ब्लेंड किया। उस तरह से कंज्यूमर की कंजम्पशन की एक्टिविटी को हमने सहयोग की भावना के साथ में ब्लेंड नहीं किया, उसके साथ में उसका मिश्रण नहीं किया। तो ये विरोधाभास आज भी विद्यमान है। जबकि मैंने अपनी किताब में अपनी चिंता, अपने विचारों को आज से लगभग 35 साल पहले जो है ये किताब के जरिए एक डायनेमिक कोऑपरेशन की परिकल्पना मैंने की थी, और ये परिकल्पना naveenprayas.com पे क्या है, ये परिकल्पना क्या है, इसके सोच का आधार क्या है, कैसे हम डायनेमिक कोऑपरेशन को, इसके जो स्ट्रक्चर, इसके संगठन को कैसे इसकी परिभाषित कर सकते हैं, ये सब विषय वस्तु इसमें उपलब्ध है जो एक आधार हो सकता है, चिंतन को आगे बढ़ाने का एक आधार हो सकता है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की फाउंडेशन नहीं बनती है तो उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो एक बार फिर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप डायनेमिक कोऑपरेशन की इस किताब को, जो हमारी वेबसाइट है naveenprayas.com, इस पर जाकर किताब के जो भी विषय वस्तु है उसकी एक जानकारी आप रख लें, क्योंकि आगे आने वाले सत्र में हम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन या डायनेमिक कोऑपरेशन के बारे में चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं। अगर आप मानसिक रूप से इसमें रुचि रखते हैं, अगर आप सहयोग की भावना के विकास में अगर आप चिंतित हैं, अपनी संस्कृति के बारे में चिंतित हैं, अपने धर्म के बारे में चिंतित हैं, अपने गिरते हुए सामाजिक मूल्यों के बारे में चिंतित हैं,
व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व समुदाय के स्तर पर, अगर आपके मन में ऐसी कोई चिंता है, अगर आप अपने आप को बुद्धिजीवी होने में आपको गर्व महसूस होता है, तो कृपया आप अपना सहयोग, अपने सुझाव, अपने चिंतन के जरिए हम तक पहुंचाएं, क्योंकि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम केवल प्रयास कर रहे हैं। अगर आपका प्रयास अगर इसमें मिलेगा तो एक समुदाय का प्रयास के रूप में इसे जाना जाएगा। तो कृपया इस समुदाय को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में आपकी मदद जो है, आपकी हेल्प जो है, आपका कंट्रीब्यूशन, इसका मैं इस प्रतिफल को पाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ इस सत्र को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।